नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का। चक्रव्यूह में आज बात किसका आरक्षण पर। मोदी सरकार के मेडिकल पाठ्यक्रमों के दाखिले में पिछड़ों को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़ों को अर्थात गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसले पर सियासी बहस शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि यह फैसला यूपी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल भाजपा को लाभ पहुंचा सकता है। अंगड़ों व अनुसूचित जाति के साथ पिछड़ों की लामबंदी को तरह तरह के प्रयोग कर रही भाजपा सरकार का यह निर्णय विरोधी पार्टियों की चुनौती बढ़ाएगा। उन्हें पिछड़ी जातियों, खासतौर से उसके युवा वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए पहले से ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। इस फैसले का असर मध्य प्रदेश की सियासत में भी पड़ सकता है, क्योंकि यूपी की तरह के कुछ सियासी समीकरण मध्य प्रदेश में भी बनते नजर आ रहे हैं, जहां 52% के लगभग आबादी ओबीसी की है और इस मसले को लेकर यहां पहले से ही घमासान मचा हुआ है। कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण 14 से 27% करने का फैसला लिया था, लेकिन अनारक्षित वर्ग के लोगों की याचिका पर हाईकोर्ट चले गए, जिसके बाद ये मामला अटका है और दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने ठीक से पैरवी नहीं की, इसलिए मामला अटका, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने ठीक से होमवर्क ही नहीं किया, इसलिए पेंच फंस गया। अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद फिर इस पर तकरार बढ़ गई है। कमलनाथ ने कहा है कि हमने पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए प्रदेश में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को हर क्षेत्र में बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था। मोदी सरकार ने भी हमारी इस वर्ग के उत्थान की भावना को समझते हुए अभी सिर्फ मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का ये निर्णय लिया है, जबकि इस वर्ग के उत्थान के लिए सभी क्षेत्रों में यह आज लागू करने की आवश्यकता है। खैर, देर आए लेकिन पूरी तरह से दुरुस्त अभी भी नहीं आए। कमलनाथ ने आगे कहा कि अब शिवराज सरकार कब अपना पिछड़ा वर्ग विरोधी रवैया त्याग कर आधी आबादी वाले इस वर्ग के उत्थान के लिए हमारी सरकार के इस वर्ग के हित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय को प्रदेश में लागू करने के लिए पहल करेगी, वह इसकी सारी बाधाएं दूर करने की दिशा में कार्य करेगी, या इस मामले में सिर्फ राजनीति बयानबाजियां कर प्रदेश में इसे लंबित रखने के तमाम हथकंडे अपनाकर इस वर्ग के उत्थान में हमेशा की तरह बाधा बनती रहेगी। कमलनाथ के इसी बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को इतना द्वेषपूर्ण बनाया जिसमें उन्हीं के समय में इस पर स्टे आ गया। नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी की कितनी बड़ी हितैषी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है और कई सवाल भी दागे। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सारी की सारी इतना दोषपूर्ण इन्होंने वो बनाया, इतना। हम तो मध्य प्रदेश के अंदर आप देखो, तीनों मुख्यमंत्री हमारे पिछड़े वर्ग से हैं। माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। इसके पहले आप चले जाओगे तो जैन माननीय पटवा जी अल्पसंख्यक वर्ग से थे। ये सोचें कि एक भी नहीं बनाया, और जब बात करी आरक्षण की तो जुमलेबाजी करी, उसको इस तरह का बना दिया पूरे के पूरे प्रारूप को कि खामियां ही खामियां थी और इन्हीं के समय में स्टे मिल गया। सारी बीजेपी को घेर रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने इसे चुनावी फैसला कहा है। कहा, केंद्र सरकार अगर ये फैसला पहले ही समय से ले लेती तो इन वर्गों को अब तक काफी लाभ हो जाता, किंतु अब लोगों को यह चुनावी राजनीतिक स्वार्थ हेतु लिया गया फैसला लगता है। मायावती ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, वैसे बसपा बहुत पहले से सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी कोटा के बैकलॉग पदों को भरने की मांग लगातार करती रही है। केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इन वर्गों के वास्तविक हित व कल्याण के प्रति लगातार उदासीन बनी हुई हैं, जो बेहद दुखद है। लेकिन अब बात यही, सवाल यही कि क्या ये चुनावी फैसला है और जनता इसको किस तरह से देख रही है, कितना संतुष्ट अब ओबीसी वर्ग होगा। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। लोकेंद्र गुर्जर प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी एससी एसटी मंच के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। राघवेंद्र जी, कमंडल के साथ मंडल की राजनीति में आप आगे बढ़ गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण, यूपी चुनाव के लिए दाव है। जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस प्रकार की हल्की राजनीति नहीं करती। बहुत दिनों से समय की मांग थी, लोग आग्रह कर रहे थे कि शिक्षण व्यवस्था में ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए। विशेषकर मेडिकल शिक्षा में जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, तो उससे कहीं ना कहीं प्रतिभावान छात्र जो थे वो प्रभावित हो रहे थे। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने के आग्रह पर
और देश के बड़े बड़े जो ओबीसी नेता हैं या अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन सब ने आग्रह किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने उसको विचार किया, उन्हें यह बेहतर लगा तो उन्होंने उस विषय में काम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, उसके विश्वास को नारे पर भी काम करती है। कभी भी वो इस प्रकार का काम नहीं करती है कि अगर कोई चुनाव आया तो उसको आरक्षण दे दिया या इस प्रकार से। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और वह ईमानदारी से काम करने वाला है। मैं शिवानी जी कहना चाहता हूं अपनी बात अंत में कि इस विषय की बहुत लंबे समय से मांग थी और आवश्यकता थी, जिसको पूर्ण किया गया और ये मील का पत्थर साबित हो गया। बिल्कुल, लेकिन सवाल ऐसे में यही उठेगा राघवेंद्र जी, इसी सवाल के पास मैं आपके पास वापस आऊंगी कि जब मांग बहुत पहले से थी, मायावती ने भी यही सवाल उठाया कि जब मांग बहुत पहले से थी तो इस समय का इंतजार क्यों कर रहे थे। लेकिन योगेश जी, क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश में भी फायदा हो सकता है कि नहीं? मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के दिशा निर्देश कमलनाथ सरकार ने जारी किए। अगर उसको सही तरीके से सही समय पर आगे शिवराज सरकार बढ़ाती तो आज मध्य प्रदेश में ना सिर्फ शिक्षा में, मेडिकल में, बल्कि सभी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को इस 27% आरक्षण का लाभ मिलता। और अभी मैंने आपकी रिपोर्टिंग में नरोत्तम मिश्रा जी का बयान सुना, वो कहते हैं कि इस ओबीसी 27% आरक्षण कमलनाथ जी की उसमें त्रुटियां थी। भाई 17 साल से शिवराज जी की सरकार मध्य प्रदेश में, शिवराज जी ओबीसी वर्ग से आते, स्वयं मिश्रा जी ने अपने बयान में स्वीकार किया। 17 साल से शिवराज जी क्या सो रहे थे? ओबीसी वर्ग के लिए क्या काम किया उन्होंने? ना तो उन्होंने नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करी, ना ही पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था करी और ना ही शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रयास किया। तो देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अभी राघवेंद्र जी ने कहा कि हम जाति विशेष के लिए राजनीति नहीं करते। अरे, जातिगत आधारित राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के श्रीमुख से इस प्रकार के शब्द बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। इनका राजनीति का आधार ही जाति है। जातिगत हिंसा फैलाओ, सांप्रदायिकता के आधार पर जनता के बीच में जाओ, चुनाव लड़ो। ये जो मोदी जी का फैसला है मेडिकल क्षेत्र में 27% आरक्षण का, ये आगामी 3-4 राज्यों में जो होने वाले विधानसभा के चुनाव है उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। चुनावों के पश्चात इसको कैंसिल भी किया जा सकता है, क्योंकि ये अभी संसद से पारित नहीं हुआ है, केवल मोदी जी ने घोषणा करी है। तो देखिए, इनकी कथनी और करनी मध्य प्रदेश और देश की जनता देख रही है। 7 सालों से मोदी जी का भी कार्यशैली को देख रही है। तो निश्चित आगामी विधानसभा चुनावों में जनता अपने वोट से एक निर्णायक फैसला लेगी। ठीक है लोकेंद्र जी, आप कितना संतुष्ट हैं? ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, कितनी संतुष्टि आपको मिली है? देखिए, आपको बता देता हूँ, नीट में और इन सब में 27% रिजर्वेशन पहले से लागू था। ये घोषणा थी। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में केस के बाद कोर्ट ने ये कहा कि ये नहीं मिलना चाहिए, तो बीजेपी ने फिर से एक शिगुफा छोड़ दिया और बोल दिया कि हम 27% आरक्षण देंगे। अभी कोई अध्यादेश लेके नहीं आए हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। अभी सिर्फ एक न्यूज उन्होंने, एक जो आप बोलते हैं उसको न्यूज को जारी, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है कि हम 27% आरक्षण देंगे। हम मोदी जी से, बीजेपी सरकार से और जो हमारे प्रवक्ता भाई बैठे हुए उनसे मैं निवेदन करता हूं, यदि आप सच में हितैषी हैं ओबीसी और अब 27% आरक्षण देना चाहते हैं, तो अभी संसद का बजट चल रहा है, आप उसी में उसको लेके आइए, उसको कानून बनाइए और उसमें राजपत्र में प्रकाशित करके और उसको आप लागू कर दीजिए। नहीं तो फिर हम ये समझेंगे इसे पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन लोकेंद्र जी, अगर 50% बढ़ता है तो संविधान की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि मराठा आरक्षण जो है उसका उदाहरण सबके सामने है।
मैडम आप ये बताइए मुझे, पहले लिखा कहाँ है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता है? यदि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता था तो 10% कैसे मिल गया? वो भी तो 50% से ज्यादा हो गया। जिस एक चीज याद रखना कि जिस इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला लोग देते हैं कि 27% से ज्यादा 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, एक्चुअली होता क्या है कि कोर्ट जब भी कोई डिसीजन देता है, मीडिया में जिस तरीके से प्रचारित होता है पब्लिक उसी को सच जान लेती है, बल्कि सच ये नहीं है। इंदिरा साहनी जजमेंट में सिर्फ ये कहा गया था कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई रोक नहीं थी, एक एडवाइस थी। और इंदिरा साहनी जजमेंट में पैरा क्रमांक 94 और 95 में लिखा हुआ है कि अब किसी भी प्रदेश में उस वर्ग की जनसंख्या अधिक है या किसी जाति की जनसंख्या अधिक है तो वहां की सरकार अलग से व्यवस्था कर सकती है, उसकी आधार पर वो जितना % रिजर्वेशन है या उनका कोई भी उनको एक फायदा देने के लिए आरक्षण देना चाहती है तो सरकार पूर्णतः स्वतंत्र है, वो अच्छे तरीके से विधानसभा लोकसभा में उसको पारित करके अच्छी तरीके से कानून बना के उनको दे सकती है। ठीक है सर, आप ये बताइए, आप जी बात पूरी कीजिए। लोकेंद्र जी बात पूरी कीजिए। ठीक है, लोकेंद्र जी से दोबारा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने बातें सुनी राघवेंद्र जी, पूरी बात आपने सुनी। उन्होंने कहा कि शगुफा छोड़ा गया है, बस क्या कहेंगे आप? दो चीजें हमारे जो दो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आपके चैनल में, मैंने लिखा हुआ है, दो बातें कही। एक हमारे मित्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा के सहारे राजनीति करती है और हिंसा के माध्यम से सत्ता पर काबिज होती है। दूसरे हमारे मित्र ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस विषय पर नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। देखिए इसमें सबसे पहले तो हम अपने मित्र से कहना चाहते हैं, वो हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ और उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों राजनीतिक दलों की सरकार देखी है। पिछली सरकार समाजवादी पार्टी में किस तरीके से अराजकता और गुंडागर्दी का नंगा नाच होता था, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधी जिन्होंने सरकारी जमीन पे हजारों एकड़ जमीन कब्जा की थी, उससे हमारे योगी आदित्यनाथ सरकार ने किस तरीके से खाली कराया, पूरे उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने देखा। 125 अपराधी किस प्रकार से वांछित अपराधियों का एनकाउंटर किया गया, पूरे उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने देखा। लगभग 2000 अपराधियों ने थाने में समर्पण किया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने। सर नहीं, लेकिन आप कहते हैं हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व की एक तरफ बात कर रहे हैं, एक तरफ एक जातिगत आरक्षण पर आप ये जो जिस तरह से उन्होंने बोला कि आप शगुफा छोड़ रहे हैं, तो एक वर्ग को खुश करके दूसरे को नाराज नहीं कर रहे हैं, मुश्किलें तो बढ़ जाएंगी फिर आपके लिए। और ये अभी क्यों, जब आंदोलन हो रहा है, जब मांग की जा रही है, तो प्रेशर पॉलिटिक्स नजर आ रही है इसमें। देखिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप हमेशा लगता रहा है हिंदुत्व का। चुनाव घोषणा पत्र में एक बात बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के विषय में कही हो। मैं 1000 बातें बता दूं समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा, बहुजन समाज पार्टी ने क्या कहा। मुस्लिम तुष्टीकरण का नीति केंद्र में कांग्रेस सरकार करती है, जिसने कहा था देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, जिसने कहा था थाने में 6 सिपाही, जब मेरी सरकार आएगी थाने में 6 सिपाही मुस्लिम होंगे। मुस्लिम बेटियां हैं, हमारी मुस्लिम लड़कियां हैं। किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते, पूरे देश और प्रदेश की जनता ने देखा था। भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारों को किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का जो गिराया गया था, उसमें चलिए मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में ये घटना घटित हुई थी। मैं बताता हूँ राजस्थान में मध्य प्रदेश सरकार का क्या दोष था। हमारे ऊपर आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के नारे के लेकर के काम करती है और ईमानदारी से काम करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे चरेवेती करते हुए केंद्र प्रदेश की सत्ता में ईमानदारी से काबिज है। और उत्तर प्रदेश में हमें जो है मुस्लिम वोट भी दे रहा है और बड़े पैमाने पर मुस्लिम हमारे उत्तर प्रदेश में खुश है। हमारी 5 साल सरकार होने को आए, उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी घटना लखनऊ में जरूर हुई थी, पूरा उत्तर प्रदेश शांत रहा। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की सरकार, जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, देखा था ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता था। सर ओबीसी आरक्षण, सर आरक्षण पर बात हो रही है, सर आरक्षण पर
देखिए शिवाली जी, आरक्षण मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे के लेकर के काम करती है और ईमानदारी से सभी क्षेत्रों में काम करती है। समय की मांग भी ओबीसी आरक्षण की शिक्षण संस्थाओं में। जी शिवाली जी, थोड़ा सा निवेदन है, ये विषयांतर इन्होंने किया है राघवेंद्र जी ने, 30-40 सेकंड में भी उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। आपने मायावती जी, अखिलेश जी के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, योगी जी के 5 साल की उपलब्धियां गिनी है। अभी हाल ही में ब्लॉक और पंचायत के चुनाव में हुई हिंसा पूरे देश ने देखी है, जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ जिनके आंचल को खींचा गया, वो भी सबने योगी सरकार में 70 साल में पहली बार देखा है। 50-60 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दौरान हुई है। सर्वाधिक हिंदू वर्ग को अगर प्रताड़ित किया गया है, ओबीसी हो उसमें, चाहे एससी एसटी वर्ग हो, वो पिछले 5 सालों में योगी सरकार के दौरान किया गया है। जातिगत आधार पर हमेशा से चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास की बात तो करती है, मगर मोदी जी के 7 साल में किसका विकास हुआ और किसका साथ मोदी जी ने दिया, ये मैं जानना चाहूंगा। कितने हिंदुओं को इन्होंने सस्ता पेट्रोल दिया, कितने हिंदुओं को इन्होंने सस्ती गैस दी, कितने हिंदुओं को इन्होंने सस्ता दिया। देखिए, आपने मुझे म्यूट अगर करने है तो मतलब नहीं योगेश जी, आपकी बात पूरी सुनी जा रही है। नहीं योगेश जी, आपको म्यूट नहीं किया गया है, आप पूरी बात करिए। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो योगी जी और मोदी जी ने उत्तर प्रदेश और पूरी देश की हमारी माता बहनों को बरगलाया था, वो आज पूरे देश की और प्रदेश की महिलाएं प्रताड़ित है। 850 रुपए प्रति सिलेंडर है, कहां से खरीदेंगी? 2 साल में कोरोना काल में कितने रुपए की सहायता योगी जी ने और मोदी जी ने हमारी गरीब माता बहनों को दी है, ये मैं जानना चाहता हूँ। 7 महीने से किसान टिहरी बॉर्डर पर बैठा हुआ है। सर, राघवेंद्र जी ने जितना समय लिया था विषयांतर करने के लिए, मैंने उन्हें भी टोका था और मैंने उतना ही समय आपको भी दे दिया विषयांतर के लिए, लेकिन आप विषय पर आते हैं सर। विषयांतर जब उन्होंने किया, मैंने उनको टोक दिया था, मैंने उतना ही समय आपको भी दिया, अब मैं आपको भी टोक रही हूँ कि अब आप ये बताइए कि आज ही एक बड़ा बयान आया है, आज ही एक बड़ा आरोप लगा है। हाँ, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि आप शुभचिंतक ही नहीं थे ओबीसी के, क्योंकि आपके समय में ही स्टे लग गया था, आपने होमवर्क नहीं किया था ठीक से, लगातार ये आरोप लगते आ रहे हैं। क्या कहिएगा उस बात पर? जी, मैं जवाब देना चाहूंगा शिवाली जी। मैंने वैसे इस बात का जवाब शुरू में दिया था डिबेट की, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। 17 साल से ओबीसी वर्ग से हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, वो क्या कर रहे थे 17 साल से ओबीसी वर्ग के लिए? कौन से हित उन्होंने साधे 17 साल में ओबीसी वर्ग के लिए? हमने तो कानून बनाया, अगर उसमें कुछ त्रुटियां थी तो आपके पास समय था ना उसको सुधारने के लिए, आपने उसको सुधारा क्यों नहीं? आपने पूरी दमदारी से ओबीसी वर्ग के हितों की लड़ाई न्यायालय, अगर आज कमलनाथ सरकार होती तो हम विश्वास के साथ, पूरा यकीन के साथ ओबीसी वर्ग से कहना चाहते हैं कि वो कानून का रूप ले चुका था, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार उसका कानून बना चुकी थी, विधानसभा में पारित कर चुकी थी। तो नरोत्तम मिश्रा जी की कथनी और करनी प्रदेश की जनता देख रही है, ओबीसी वर्ग भी देख रहा है कि उनको प्रमोशन में कितने दुष्कर हालातों का सामना पिछले 17 सालों में करना पड़ा है। और ये जो नीट और मेडिकल संस्थान में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था मोदी जी करने जा रहे हैं, इसको स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने जब वो एचआर मिनिस्टर थे तब उन्होंने संसद में रखा था। दुर्भाग्यवश पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी कांग्रेस की, उस समय साझा सरकार थी, तो तब से वो विधेयक लंबित ही पड़ा हुआ है। मोदी जी का दूसरा कार्यकाल आ गया, मगर उन्होंने उस विधेयक को टच नहीं किया। लेकिन योगेश जी, ये सवाल के साथ कि ये जो सवाल उठ रहे हैं कि शगुफा ही क्यों दिया आपने, अगर होमवर्क की बात लगातार कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने पैरवी नहीं की, वो कह रहे हैं आपने होमवर्क नहीं किया, लेकिन ऐसे में सवाल लोकेंद्र जी, ऐसे शिवराज जी कर लेते, 17 साल का समय मिला था, उसके बाद लोकेंद्र जी, क्या सिर्फ ऐसे आरक्षण करने से सध जाएगा वर्ग आपका? देखिए, नहीं देखिए शिवानी जी,
ये विषय अलग है। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी को साधने के लिए इस प्रकार का आरक्षण नहीं देती है। ठीक है सर, एक बार लोकेंद्र जी का भी मत सुन लेते हैं ना सर। सबके अलग अलग मत है, सबके अलग अलग विचार है। लोकेंद्र जी, आपको क्या लगता है, सिर्फ आरक्षण देने से सध जाएगा? ये किससे पूछ रहे हैं? हमसे? लोकेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लोकेंद्र जी, लोकेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है कि सिर्फ आरक्षण दे देने से इस तरह से क्या सध जाएगा वर्ग? आरक्षण देने से जब तक लागू नहीं हो जाएगा, हमारे बच्चों को, जो हम इतने सालों से पिछड़े हैं, हमको हक अधिकार नहीं मिल जाएगा। हम इतने सालों से जो हमारी जो पीड़ा है, हमारे बच्चे जो आगे नहीं आ पा रहे हैं, वो हमको नहीं मिल जाएगा, तब तक कुछ नहीं होना। और रहा साधने और सधाने का सवाल, तो वो उस समय तय होगा कि इसमें असल पैरवी कौन करता है और हमको हमारे हक अधिकार को दिलाता कौन है। ठीक है नहीं, घोषणा कर देने मात्र से ये जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं वैसे नहीं होगा। जब तक उसको असल में पब्लिक में जो हमारे गरीब पिछड़े लोग हैं उनको उसका फायदा नहीं मिलेगा, तब तक हम नहीं मानते हैं कि किसी भी आरक्षण का देने का कोई फायदा है। आपने घोषणा कर दी, कोर्ट में रुकवा दिया। अच्छा, आप मैडम ये बताइए, तो क्या ये कोई विदेशी ताकत ने उसको खत्म किया क्या, जिसको नरेंद्र मोदी जी ये घोषणा कर रहे हैं कि हमने लागू करके ओबीसी वर्ग को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं? तो आप बताइए, उसको खत्म किसने किया? आप उसको फिर से लागू करने की बात कर रहे हो। अरे लागू करना है, आप संसद में लेके आइए, जैसे आप 10% को संसद में लेके आए, उस पर बात करिए। यदि उस समय कांग्रेस विरोध करेगी तो हम कांग्रेस से बात करेंगे, उनको भी इलेक्शन में हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम उनको जवाब देंगे। लेकिन आप करिए, तो आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है करने की, वो तो बताइए। राघवेंद्र जी, करके लागू करके कितनी कैपेसिटी है? कट के आ रही थी, प्लीज। राघवेंद्र जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, क्या आप कानून लाएंगे, इसका प्रस्ताव लाएंगे सदन में? अगर कांग्रेस विरोध करेगी तो वो उनकी लड़ाई है फिर। शिवानी जी, आपकी आधी आवाज कट के आई है। मैं आपकी बात, अब मेरी आवाज आ रही है शिवानी जी? जी राघवेंद्र जी, आपकी पूरी तरह आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनका बयान दिया हुआ है, तो हमें लग रहा है उसमें कहीं इज्जत का प्रश्न नहीं होना चाहिए। हर तरीके से, जिस तरीके से जो प्रक्रिया से गुजरेगा ये प्रस्ताव, उसको लाया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। उसमें अगर ये लोग हल्की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है इसमें समय और बात करना है। देश का प्रधानमंत्री बयान दे रहा है, कोई टप्पेबाज नेता नहीं बयान दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के। सर, हायर एजुकेशन में आप रिजर्वेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं सर, नहीं लगता प्रतिभा पलायन होगी? आवाज आपकी कही क्या शिवानी जी? मेरा सवाल है सर, हायर एजुकेशन में आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, नहीं लगता प्रतिभा पलायन होगी? नहीं, प्रतिभा पलायन नहीं होगा, ये मील का पत्थर साबित होगा। इसमें जिस तरीके से ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा था, पढ़े लिखे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा था, निश्चित रूप से उसको, जो लगभग हजारों छात्रों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के आई थी। मेरी बात पूरी होने दीजिए। और ईमानदारी से मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। इसका लाभ कहीं कोई हम लोगों के एजेंडे में ये नहीं रहता। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, वो सुशासन और विकास के मुद्दे पर होगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। हम लोग इस प्रकार के आरक्षण के दे करके उसका लाभ लेने के लिए चुनावी राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग राष्ट्रीय दल है, जिसका सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, ईमानदारी से राजनीति करते हैं और ईमानदारी से सामाजिक न्याय का काम करते हैं। जी योगेश जी, क्योंकि जिस तरह से विकास और एजेंडों पर बात होती है, लेकिन जब चुनावी वक्त आता है तो जाति पर ही सबकी सुई अटक जाती है, और ये सबके सामने है। योगेश जी, आप तक आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है।
योगेश जी से हम दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोकेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि विकास और एजेंडे की हर बार बात होती है, लेकिन जब चुनावी मुद्दे आते हैं तभी ऐसी जो शगुफे हैं वो छोड़े जाते हैं? देखिए क्या होता है कि विकास एजेंडा की बात होती है, सब जगह होती है। ओबीसी इस देश में 50% से अधिक है, ठीक है नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि इस ओबीसी की याद सिर्फ चुनाव के समय आती है कि चुनाव कैसे जीतना है, ओबीसी को क्या देना है। हम ये निवेदन करते हैं माननीय जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों से, कि बीजेपी यदि 27% को, जैसे उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि उस चीज को उसमें रखा है, तो हम उनका यदि 27% आरक्षण को वो लागू करवाते हैं, मैं आज सामाजिक स्तर पर मैं आपसे आपके मंच पर कह रहा हूं कि मैं उनका हार्दिक दिल से उनका स्वागत करूंगा और उनका हमारा पूरा वर्ग उनका वंदन अभिनंदन करेगा। और मैं जो कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हुए, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि जब भी इस चीज में आए तो आप इसका बिल्कुल पूरी तरह से सहमत कर रहना, उस पर समर्थन करना और लोकसभा में पूर्ण बहुमत से इसको पारित करा के आप भेजिए। लेकिन क्या इस लोकसभा में ये 27% का बिल आएगा या सिर्फ ये चुनावी फुगा बन के रह जाएगा या सिर्फ घोषणा बन के रह जाएगी, ये मैं अभी नहीं कह सकता, वो आने वाला वक्त बताएगा। बड़ा सवाल है। मजाक करते समय बर्बाद कर रहे हो। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है पूर्ण बहुमत की सरकार है। मैं बोल तो रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री का स्वागत वंदन अभिनंदन करूंगा। मैं देश के प्रधानमंत्री का स्वागत, रोजगार मिल रहा है, मैं साबित कर सकता हूँ, लेके आऊंगा स्विस बैंक से। देश के मैं साबित कर सकता हूँ, बड़े पैमाने पर रोजगार मिला है। ठीक है सर, एक योगेश जी ठीक है सर, योगेश जी की बात सुन लेते हैं। जी योगेश जी। जी शिवाली जी, देखिए देश के प्रधानमंत्री ने तो 2014 में कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष युवाओं को दूंगा, दे पाए क्या? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था काला धन लेके आऊंगा मैं स्विस बैंक से, लेके आए क्या? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 15-15 लाख रुपए प्रति नागरिक को दूंगा, दिए क्या? तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होगा, हो गया क्या खत्म? तो ये देश के प्रधानमंत्री ने तो बहुत कुछ कहा। प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। देश और प्रदेश से प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अगर 2024 में इस बात को 2024 में प्रधानमंत्री 2024 में भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के द्वारा जाएगी तो मुंह की बल गिरेगी। सपा छठ होने वाला है बीजेपी का मैदान 2024 में। देश की जनता ने मोदी जी को बिठाया है, वही कुर्सी से खींच लेगी वापिस, क्योंकि मोदी जी ने सिर्फ सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम किया है, आर्थिक रूप से भारत को तोड़ने का काम किया है, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है और देश की जनता को सताने का काम किया है। ठीक है सर, वक्त की कमी है, लेकिन सवाल यही है और सवाल जायज है, सवाल किए जाएंगे, क्योंकि हमेशा जब ये सब चुनाव जब समय पर आता है तभी ये मुद्दे क्यों उठते हैं। बड़ा सवाल ये वहीं का वहीं रह जाता है। और अगर साधने की कोशिश की जा रही है, अच्छी बात है, हर पार्टी अपनी अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा करती रहती है। लेकिन जनता का यही सवाल है कि किसने होमवर्क नहीं किया था और किसने पैरवी नहीं की और किसने शगुफा छोड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी और गरीब सवर्णों को मिले इस आरक्षण से किस दल को कितना फायदा होगा, कौन है ओबीसी का बड़ा हितैषी और क्यों गर्मा रही इस मसले पर, सियासत पर हमने ये चर्चा की। लेकिन बात वहीं, सवाल वहीं का वहीं रहे। अब देखने वाली बात होगी कि ये मात्र शगुफा साबित होता है या फिर इससे कुछ फायदा भी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।